हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। सीजी पटवानी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल देखा था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर नाम से, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, कल हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। तो हमने वहाँ पे देखा था जो भी कंप्यूटर्स जो भी आए हैं, जब से बनना स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री स्टार्ट हुई कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स का इतिहास जब से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से मशीन्स, कौन कौन से कंप्यूटर्स आए हैं वो देखा था हमने। बट अब हम क्या देखने वाले हैं, कंप्यूटर्स की पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये किस तरह से, अभी जो प्रेजेंट कंप्यूटर हमारे पास है लेकिन ये पहले किस तरह से आए थे, क्या यूज़ होता था, आज हम वो देखने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको जनरेशन ईयर याद रखना है। अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दी हुई है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेट जो अभी आपको 46 दिख रही है, किसी बुक में ये आपको 1940 भी दिख सकती है, ठीक है। ये उसका कारण क्या रहेगा मैं आपको आगे समझाऊंगी। फिर उसके बाद में ये जो डेट आपको 85 दिख रही है, यहाँ पे किसी बुक में 81 तो कहीं पे 89 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ये अभी जो मैं आपके सामने डेटा शो कर रही हूँ, ये मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यानी कि जिसको माना जाता है, ये वो डेटा है। तो आप लोग अभी के लिए फ़िलहाल इसी को याद कीजिए। यदि फिर इसमें कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस लाने होंगे तो मैं आपको श्योरली बताऊंगी, वरना आप इसी डेट को याद करना, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कब था, कब से कब तक का है, पहले डेट याद कर लो, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जनरेशन है कंप्यूटर्स के। तो सबसे पहले क्या याद करना है आपको, 46 से 56। फिर उसके बाद क्या याद करना है, 56 से 64, देन 64 से 71, फिर 71 से 85, फिर 85 से लेकर के अभी तक का, यानी कि अब तक का, यानी कि जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या डेट याद रखोगे, 46, 56, फिर 56 से 64, फिर 64 से 71, 71 से 85, फिर 85 से प्रेजेंट, ठीक। आगे देखते हैं, ये 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हुए। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले कल हमने कहाँ तक देखा था, हमने एनालिटिकल इंजन आ गया था हमारा, और फिर उसके बाद हमने कहाँ देखा था, मॉडर्न कंप्यूटर्स का स्टार्ट किया था हमने। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको केवल टेबल दिखा करके वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। उसमें जो कल का डेटा था वो भी अलग डेटा थे, लेकिन आज जो है, आज का डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। कल के वाले टेबल में लिखा हुआ था 40 से लेकर के 56 लिखा हुआ था, 1956 तक लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन आज मैंने आपको क्या बताया कि आप 46 से 56 याद करो, यानी कि 1946 से 1956 याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है, जो अभी मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कारण क्या है, 1940 के बाद कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कंप्यूटर के निर्माण के लिए एक बुनियादी कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि स्टार्ट कब से हुआ है, ये 40 से तो बनना स्टार्ट हो गया था मॉडर्न कंप्यूटर्स, क्या आधुनिक कंप्यूटर बनने 40 से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। इसीलिए ये किसी किसी बुक में लिखा रहता है 40, समझ में आ रहा है। 46 फिर कहाँ से आया, ये एग्जैक्टली बनना तो तैयार हुए, बन करके 46 से ये मार्केट में उतरने लग गए। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन 46 से बनना स्टार्ट तो 40 से हुआ, मार्केट में आना 46 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए किसी बुक में 40 लिखा रहता है तो किसी में 46, जो भी है
उसमें क्या क्या था उसको देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होता था, आप एक ये ईयर याद कर लो, फिर उसमें यूज़ क्या होता था, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। ये क्या होता था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। इसकी वजह से अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती थी, यानी कि इसको चलाने के लिए क्या, अधिक बिजली का उपयोग होता था, है ना। यानी कि इट कंज्यूम लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो यहाँ से आपको ईयर फर्स्ट थिंग याद करना है, वैक्यूम ट्यूब याद करना है, और क्या याद करना है, इट कंज्यूम लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट हो जाता था, बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, इनियाक। इनियाक का तो पहले आपको फुल फॉर्म याद करना है। इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एक उदाहरण है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि इनियाक कौन सी जनरेशन में आया, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में, ठीक है। इसको कौन, इस बनाने वाले कौन थे, ये जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मैकुली। कौन थे, जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मैकुली। ये कहाँ के थे, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके इनियाक का निर्माण किया गया था। फिर से एक बार बताऊंगी, लेकिन एक बार पहले सुन लो, ठीक है। क्या है इनियाक, सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इनियाक, जो कि किसके द्वारा बनाया गया, जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मैकुले। कहाँ बनाए, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बनाए। कैसे बनाए, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके। क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज़ हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रहा है। तो यूज़ क्या करेंगे, वो बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फिर क्या है, इनियाक प्रोग्राम बनाने में 3 साल का समय लगा। कितने साल का, 3 साल का समय लगा। हालांकि इसे 1942 से डिज़ाइन किया गया है, यह केवल 1943 में शुरू हुआ और इसका निर्माण 46 में पूरा हुआ। अब समझ में आ रहा है कि क्यों डेट में डिफरेंस क्यों है, कारण है ना, क्योंकि बनना जब से स्टार्ट हुआ कहीं पे वो लिखा हुआ है, कहीं पे जब वो बन गया पूरी तरह से वो लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। फिर क्या है, इसमें ये बताया गया कि इसका आकार बहुत बड़ा है और इतने वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुए। इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है, सीजी व्यापम में खास करके इतना डिटेलिंग में डेप्थ में जाकर के वो नहीं पूछते। बस आपको इस पेज से जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनियाक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, बनाया किसने और क्या यूज़ किए थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए थे और 46 में बनाइए। बस इतना याद रखना आप लोग इस पेज से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो क्या यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज। ये देखिए आपके फूड इंस्पेक्टर में आया था ये क्वेश्चन कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, तो उसका आंसर क्या है, मशीन लैंग्वेज। और इसी मशीन लैंग्वेज को बेसिक लैंग्वेज बोला जाता है। बेसिक लैंग्वेज आपके ऑप्शन में नहीं था, यदि बेसिक लैंग्वेज लिखा रहता तो वही आपका आंसर बनता, बट आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, मशीन लैंग्वेज, इसीलिए वहाँ पे आंसर आपका क्या होना था, मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ऐसी होती थी कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट्स में इंफॉर्मेशन दी जाती थी और कंप्यूटर केवल इसी को यूज़ करता था, इसीलिए इसको बेसिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, साथ में इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। ये आया था आपके फूड इंस्पेक्टर में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसके कुछ एडवांटेज हम देख लेते हैं, यानी कि विशेषताएं देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। तो सबसे पहले क्या है, ये क्योंकि आजकल क्योंकि कूट में देने लग गया है तो आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए ये इस तरह से आपको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उस समय क्या यूज़ होते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर निर्माण के लिए सरल थे और कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज सिस्टम थी। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी बनाया जाता था उनका निर्माण जो है आसानी से हो जाता था। क्या है, यानी कि कर पाते थे, वो इतने सक्षम हो गए थे कि बना पाते थे, ठीक है।
साथ में इसमें क्या था कि डेटा स्टोरेज सिस्टम भी होने लगा था। याद करो पहले ये कंप्यूटर स्टार्ट कैसे हुआ था, मैंने आपको कल क्या बताया था, एबेकस कैलकुलेशन के लिए बस यूज़ हुआ था, यानी कि उसमें गुणा भाग ये सब आगे जब नेपियर्स बोन्स आया, स्लाइड रूल आया, तो ये सब केवल गुणा भाग ये सब करते थे। लेकिन अब जब जनरेशन स्टार्ट हुई है, यानी कि 40 के बाद में 46, 56 यानी कि पहली पीढ़ी जब आ गई, तो डेटा को अब स्टोर भी करने लग गए थे। ये बोलने का यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है, डेटा स्टोरेज सिस्टम। सेकेंड क्या है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किए हैं कि डेटा स्टोर होने लगा, तो मैग्नेटिक ड्रम, क्या मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, डेटा को सेफ रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था। क्या यूज़ होता था, पंच कार्ड, ठीक है। याद कैसे करना है वो आप टेंशन मत लो, मैं वो आपको याद करवा दूंगी, लेकिन आप पहले जान लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। प्रयुक्त भाषा असेंबली तथा मशीन लैंग्वेज थी, जहाँ सभी कमांड तथा डेटा 0 तथा 1 में दिया जाता था। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 में पूरे डेटा दिए जाते हैं और उसी फॉर्म में कंप्यूटर यानी कि बाइनरी डिजिट्स में दिए जाते थे और कंप्यूटर उसी को यूज़ करता था। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि लैंग्वेज क्या क्या यूज़ होती थी, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट, उस समय के अन्य उपकरणों की तुलना में तेज़ी से काम करने में सक्षम था। यानी कि ये उतना नॉर्मल पॉइंट है, आपको बस याद क्या रखना है इस पेज से, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या आपको याद रखना है, डेटा स्टोरेज सिस्टम आ गया था, डेटा स्टोरेज सिस्टम आ गया था। सेकेंड थिंग, डेटा स्टोरेज सिस्टम तो आ गया, अब उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, क्या यूज़ करके स्टोर कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक ड्रम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक ड्रम यूज़ कर लिए, साथ में और क्या यूज़ कर रहे थे, जिससे वो सेफ रहे। स्टोर तो कर लिए लेकिन सेफ भी तो रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं है कि सेव कर लिए फिर ऐसा मतलब कि क्या ये पूरी तरह से वो सुरक्षित रहे, कहीं वो डेटा उड़ ना जाए। तो क्या यूज़ किए उन लोग, पंच कार्ड का यूज़ कर लिए, किसका, पंच कार्ड का, ठीक है, पंच कार्ड का यूज़ किए। फिर सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लैंग्वेज कौन सी दे रहे हैं, तो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, और किस फॉर्म में होता है, 0 और 1। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये, और थर्ड पंच कार्ड वाला, और फोर्थ है असेंबली लैंग्वेज। इस पेज से इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। किसके लिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि इसमें कमियां क्या क्या थी। तो क्या थी सबसे बड़ी कमी इसमें, क्या थी देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा था। मैंने क्या बताया आपको कि पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और अब प्रेजेंट में कितने बड़े कंप्यूटर बचे, वही हम देख रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, इनका आकार बहुत बड़ा था, और कितना बड़ा था कि एक बड़े घर के आकार का था, यानी कि बड़ा सा घर ले लो चाहे वो कंप्यूटर रख लो, ठीक है, इस तरह से वो आकार था। तो यानी कि ये पोर्टेबल नहीं थे। पोर्टेबल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जाना। अभी के कंप्यूटर्स को लैपटॉप आप जहाँ इच्छा वहाँ ले करके चले जाओ, और ये इतने बड़े थे कि घर के आकार के कंप्यूटर्स बनते थे कि घर के आकार के कंप्यूटर को कहाँ ले करके जाओगे। इसीलिए बोला गया कि नॉट ईजली पोर्टेबल नहीं थे, वो ईजली पोर्टेबल नहीं थे, ठीक है। इस उपकरणों का साथ में वजन कितना था, 30 टन था। कितना था, 30 टन, यानी कि काफ़ी भारी वजन था। अब घर के बराबर है कोई कंप्यूटर तो वजन ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, मैंने क्या बताया, अधिक इलेक्ट्रिसिटी को ये यूज़ करते थे, क्यों, और उसकी वजह से क्या होता था, हीटिंग बहुत जल्दी हो जाता था, यानी कि गर्म बहुत जल्दी हो जाते थे ये, ठीक है। हीटिंग की समस्या थी उनमें, बिजली की खपत अधिक होती थी, हीटिंग की समस्या थी, बिजली की खपत अधिक होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंस्ट्रक्शंस के आधार पर परिणाम बहुत देर से प्राप्त होते थे। अब क्या है, पूरे इंस्ट्रक्शन को तो पहले ये 0 1 में लिए,
0 और 1 में तो दिए जाते थे इंस्ट्रक्शन, फिर कंप्यूटर उनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसको समझा अच्छा बोल क्या रहा है, फिर उसको क्या करता था, प्रोसेस करता था, फिर उसके बाद आउटपुट आया। तो ये पूरी प्रोसीजर में बहुत समय लगता था, इसलिए बोला गया कि जो भी परिणाम आते थे उनमें बहुत देर हो जाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ईजिली ये आउटपुट नहीं दे पाते थे, ये है इसका मतलब। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बेहद महंगे थे, यानी कि हाईली एक्सपेंसिव थे। क्या थे? हाईली एक्सपेंसिव थे, ये बहुत महंगे हुआ करते थे। इस मशीन को हीटिंग नियंत्रण की आवश्यकता, अब गर्म हो गया है कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा तो उसको कंट्रोलर भी तो चाहिए। ठीक है, जैसे स्टेबलाइज़र आपकी फ्रिज में लगा रहता है, उसी तरह से हीटिंग के नियंत्रण की भी आवश्यकता पड़ती थी। फिर क्या था, इसकी भाषा को केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता। अब 0-1 में कोई बोल रहा है आपसे, कोई 0-1 में कोई कुछ बोल रहा है तो आपको कैसे समझ में आएगा? एज सिंपल एज डैट। तो इसमें क्या बोला गया, इसकी भाषा को केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता था और कोई नहीं समझ। अभी क्या है, अभी जो हम टाइप करते हैं तो वो रीडेबल फॉर्म है ना, अभी हम मतलब लिख रहे हैं तो उसको हम समझ भी तो रहे हैं, लेकिन पहले 0-1 लिख रहे हो तो वो केवल कंप्यूटर को समझ में आए, बस यही लिखा हुआ है। तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इसमें कमियां क्या क्या थी। फर्स्ट थिंग क्या है कि वो ईजिली पोर्टेबल नहीं था, यानी कि पोर्टेबिलिटी की एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। साथ में ये बहुत यानी कि हैवी वेट था इसका। ठीक है, क्या था, हैवी वेट था, जो कि नियरली अराउंड कितना था, 30 टन था। कितना था, 30 टन था। फिर उसके बाद इसको हीटिंग की प्रॉब्लम थी, यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, यानी कि इट कंज्यूम लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत हुआ करती थी। फिर ये इंस्ट्रक्शन यानी कि आउटपुट वो जल्दी नहीं दे पाते थे। क्या है, आउटपुट को जल्दी नहीं दे पाते, यानी कि परिणाम बहुत देर से मिलते थे हमको। फिर क्या था, बेहद महंगे थे, हाईली एक्सपेंसिव थे। ये क्या थी, हाईली एक्सपेंसिव थे। फिर क्या था, इसको हीटिंग नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि कंट्रोलर, हीट कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती थी इसको। फिर लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इनकी भाषा में प्रॉब्लम था, यानी कि जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करते थे वो केवल कंप्यूटर ही समझ सकते थे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डिसएडवांटेज में है किसके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनियाक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, वो आप लोग याद रखेंगे। साथ में और भी कौन कौन से कंप्यूटर हैं वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट इनियाक हो गया, सेकंड हो गया एडवैक। एडवैक का तो पहले फुल फॉर्म जान लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनियाक का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए फुल फॉर्म तो आप सभी को याद करना है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, फुल फॉर्म एज इट इज़ ऐसा ही याद करो, है ना, क्योंकि और कैसे याद करोगे, ऐसे ही तो याद करना है आपको। तो इनियाक याद करना है, एडवैक, फिर आता है एडसैक। एडसैक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि गलत है। फुल फॉर्म क्या है, कैलकुलेटर है, याद रखोगे। ये दो में सी का मतलब कंप्यूटर है, बट एडसैक में सी का मतलब कैलकुलेटर होता है, याद रखना। इसीलिए अलग से इसको आपको बता रही हूँ जिससे गलत ना होने पाए आपका। ठीक है, फिर आता है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर यूनिवैक फर्स्ट और मार्क वन। मार्क वन याद करो, हमने कल भी देखा है, ठीक है, मार्क वन हमने कल भी देखा था। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को मैंने पहले आपको ईयर याद करवाया है, तो क्या है 1956 से लेकर के 64 तक है। अब याद करो, मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, फिर सेकेंड जनरेशन जो है ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स। कल मैंने गलती से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो गया था, कल मैंने ट्रांजिटर्स बोला था जो कि गलत है, इसको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किए और सेकेंड जनरेशन क्या यूज़ करते थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे। बनाया किसके द्वारा गया था, इस ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार आया है। ठीक है, कौन किया है, 1947 में। कब, 1947 में विलियम शॉकले ने किया है। किसने किया है, 1947 में विलियम शॉकले ने किया है, तथा उनके सहयोगी टीम जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका में किया गया था इसका। ठीक है, तो
और साथ में ये जो ट्रांजिस्टर्स था वो क्या करता था, कम बिजली की खपत होती थी। ट्रांजिस्टर्स क्यों यूज़ किया गया, देखिए जो जो अभी हम अभाव पढ़े हैं ना, यानी कि जो जो डिसएडवांटेज हैं किसके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, तो वही अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एडवांटेज बन जाएंगे। यानी कि वही उन्हीं कमियों को ये दूर किए हैं, तभी तो दूसरी पीढ़ी में आ पाए हैं ना। ठीक है, इसीलिए डिसएडवांटेज भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है, इसके एडवांटेज देखते हैं किसके, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। तो क्या क्या एडवांटेज हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज के बदले क्या यूज़ होने लग गया, फॉर्ट्रैन और कोबॉल। क्या, फॉर्ट्रैन और कोबॉल ये लैंग्वेज हैं, ठीक है, और कोबॉल लैंग्वेज, साथ में एल्गोल जैसे हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लग गया था। ये आई थिंक सो आप लोग 7th 8th में इसको पढ़े ही होंगे, क्योंकि ये रहता है जनरली कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट में ये सब रहता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज की जगह क्या यूज़ होने लग गया, फॉर्ट्रैन, कोबॉल, एल्गोल जैसे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लग गया। आप यहाँ पे केवल हाई लेवल लैंग्वेज बस याद करके नहीं रह सकते, आपको पर्टिकुलरली नाम पता होना चाहिए कि यूज़ कौन कौन से लैंग्वेज होते थे, फॉर्ट्रैन, कोबॉल और एल्गोल। ठीक है, ये सब यूज़ होते थे। साथ में क्या है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक डिस्क, पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यूज़ होने लग गया। उसमें क्या यूज़ हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम, याद करो आपको बताई हूँ अभी मैं, मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होता था, साथ में पंच कार्ड यूज़ होता था, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। और यहाँ क्या क्या यूज़ होने लग गया, यहाँ पे यूज़ होने लग गया, यहाँ पे यूज़ होने लग गया मैग्नेटिक डिस्क, वहाँ पे ड्रम, यहाँ पे डिस्क। ठीक है, फिर साथ में पंच कार्ड एज इट इज़, जैसे उसमें वैसे इसमें भी, साथ में मैग्नेटिक टेप, क्या, मैग्नेटिक टेप यूज़ होने लग गया। ये तीन चीज़ इसमें किस लिए, स्टोरेज और उसको सेफ रखने के लिए यूज़ होने लगे। फिर क्या है, कंप्यूटर पर डेटा स्टोर्ड रखने के लिए मैग्नेटिक ड्रम के बजाय मैग्नेटिक कोर मेमोरी, क्या, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग होने लग गया था। मैग्नेटिक कोर मेमोरी यानी कि इस पेज से आपको जो जो चीज़ याद करनी है वो क्या है, सबसे पहले तो लैंग्वेज याद करनी है कि फोर्ट्रॉन, कोबॉल और एल्गोल यूज़ होता था। फिर उसके बाद सुरक्षित रखने के लिए एक्सटर्नल मेमोरी का भी यूज़ होने लग गया। एक्सटर्नल मेमोरी किस फॉर्म में होती थी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड, और साथ में डेटा स्टोरेज में मैग्नेटिक ड्रम के बजाय मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यानी कि उसका नाम जो एक्सटर्नल मेमोरी था उसका नाम क्या दिया गया था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज़ होने लग गई थी। ठीक है, याद रहेगा इतना चीज़। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक, यानी कि अभाव क्या है, इसके आकार में छोटा लेकिन आसानी से पोर्टेबल नहीं। यानी कि छोटा तो किए, मान के चलो कुछ चीज़ इतना बड़ा है तो अब उसको इतना किए हैं, यानी कि छोटा तो किए लेकिन बहुत इतना भी छोटा नहीं किए कि उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करा जा सके। ठीक है, यानी कि अभी भी पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें भी थी, किसमें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में भी थी। फिर उसके बाद अभी भी हीटिंग नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि बिजली, अब बिजली से चल रहा है तो जल्दी क्या करता था ये, फिर भी ये इतना तो यानी कि ट्रांसफॉर्म किए बट इतना ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए कि हीटिंग की प्रॉब्लम को ये कंट्रोल कर सकें या फिर हीटिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकें, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि अभी भी हीटिंग नियंत्रण की ही आवश्यकता पड़ती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में स्ट्रक्चर अधिक जटिल हो गए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो ट्रांसफॉर्मेशन ईजी बनाने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनाने लग गए वो और कठिन होता चला गया। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये है। फिर उसके बाद निरंतर रख रखाव की आवश्यकता, एकदम जनरल पॉइंट है, इसको याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस इतना याद कर लो कि स्टिल नॉट पोर्टेबल। फिर उसके बाद हीटिंग नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि स्टिल नीडेड हीटिंग कंट्रोलर। फिर उसके बाद क्या है, पहली पीढ़ी की तुलना स्ट्रक्चर्स और जटिल हो गए, यानी कि अभी भी स्ट्रक्चर्स जो हैं ईजी नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या, इसके एग्जाम्पल्स, यानी कि सेकेंड जनरेशन ये आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। एग्जाम्पल यानी कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए रहते हैं, फिर पूछा जाता है कि ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो आपको एग्जाम्पल पर्टिकुलरली तो याद ही रहने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, IBM 1401, फिर PDP फर्स्ट, फिर IBM 7000,
IBM 1620 और NCR 304। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, आपको एज इट इज़ याद करना है, तो आपको ये चीज़ तो याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में मैंने आपको ईयर टाइम पीरियड क्या बताया है, मैंने आपको बताया 1964 से लेकर के 71। तो पहले तो आपको ये याद हो जाना चाहिए 64 से 71। अब उनमें फटाफट देख लें, 46 से 56 था, 56 से 64 था, और ये वाला 64 से 71 है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक, उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर्स आया। अब क्या आ गया इसमें, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। क्या आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग होने लग गया। बनाया कौन, ये कब आया, 58 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उनका नाम क्या था, जैक किल्बी। क्या नाम था, जैक किल्बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। ये कब बनाया गया, 58 में बनाया गया। कौन बनाया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जिनका नाम क्या था, जैक किल्बी, वो बनाए हैं। कौन बनाया है, जैक किल्बी। इतना, ये 3 चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। फिर आगे देखते हैं। आईसी तीसरी कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था, फिर भी ट्रांजिस्टर्स अभी भी उपयोग किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट तो यूज़ करते ही थे, साथ में क्या यूज़ करते थे, अभी भी स्टिल वो ट्रांजिस्टर्स ही यूज़ करते थे। साथ में इस कंप्यूटर का साइज़ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से कम हो गया था, जिसके कारण इसका रख रखाव आसान हो गया। यानी कि थोड़ा बहुत एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना जो है पॉसिबल हो सका, यानी कि पोर्टेबिलिटी की जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो थोड़ा कम हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है इसका, इस पीढ़ी में क्या हुआ, पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS जो अभी प्रेजेंट डे में यूज़ होते हैं, OS के साथ में कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग होने लगा था। कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग, आप ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को देखोगे ना, गूगल करके देखना आप लोग, तो आपको पिक्चर्स मिलेगी। इतने बड़े थे, यानी कि इंसान खड़े होकर के, पूरा कंप्यूटर है और इंसान जैसे अपने रूम में खड़े होकर के सब कुछ काम कर रहा है, उस तरह से वो कंप्यूटर में खड़े हो गए। यानी कि उस समय कीबोर्ड मॉनिटर नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड और मॉनिटर का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। अभी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर और कीबोर्ड कब यूज़ हुआ, और या फिर कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ। तो आंसर आपका बनना चाहिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में इसका पहली बार यूज़ हुआ था। इसके अलावा और क्या होने लगा, बहुत सस्ती कंप्यूटर को बनाने में होने वाली लागत जो है, यानी कि जो हाईली एक्सपेंसिव अभी तक हुआ करते थे, ठीक है, बहुत महंगे हुआ करते थे, अब वो सस्ते होने लग गए। ठीक है, सस्ते मतलब 1-2 रुपए में नहीं, थोड़ा कम हुए इन कंपैरिजन। देखो पीढ़ी है ना, तो पीढ़ी क्या होती, क्या ट्रांसफॉर्म होती है ना, थोड़ा सा कम हुआ, ये बताया गया। ठीक है, ताकि आम जनता वहन कर सके, इस तरह से हुआ। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या यूज़ किया, देखो फर्स्ट जनरेशन क्या यूज़ किया था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। सेकंड क्या यूज़ किया, फोर्ट्रॉन, कोबॉल और एल्गोल, ये 3 यूज़ किया। अब ये क्या यूज़ किया, तो ये यूज़ किया पास्कल, फोर्ट्रॉन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि श्रेणी क्या है इन सभी की, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये क्या था, बेसिक लैंग्वेज थी। समझ में आ रहा है, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जिसको किस श्रेणी में रखा जाता था, बेसिक लैंग्वेज की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जब फिर सेकेंड जनरेशन आया वो क्या यूज़ करने लग गया, फोर्ट्रॉन, कोबॉल और एल्गोल, ये 3 लैंग्वेज यूज़ करने लगा। इनकी श्रेणी क्या थी, ये हाई लेवल लैंग्वेज थे। क्या थे, हाई लेवल लैंग्वेज। अब तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी क्या यूज़ करने लग गई, पास्कल और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज यूज़ करने लग गई, और ये किस श्रेणी में आते हैं, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज की श्रेणी में आते हैं। ये
इस तरह से टेबुलर फॉर्म में आप लोग याद करना, और इस तरह से कंपेयर करके याद करोगे तो ईजिली याद होगा, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ही इसी एरिया से बनता है कि अच्छा उसमें क्या पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे, फिर सब खिचड़ी पक जाती है, फिर हम वहाँ पे गलत सलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लैंग्वेज आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है, इसमें ये बताया गया है एडवांटेज, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है बेयरेबल प्राइस हो गए थे इसके। ठीक है, बेयरेबल प्राइस हो गए थे, यानी कि लोग खरीद सकते थे अब इसको, यानी कि जो है ये इन लिमिट में थे, हाईली एक्सपेंसिव नहीं थे। फिर उसके बाद क्या था, इसमें कम बिजली की खपत होती थी, यानी कि जो हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी तक यूज़ करते थे जो कंप्यूटर पहले के, तो ये कम बिजली का प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद क्या था, इनका आकार छोटा हो गया था, जिसकी वजह से इनका रख रखाव ईजी हो गया था। ठीक है, साइज में यानी कि ये कम हो गए थे, स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, यानी कि प्रीवियस जनरेशंस कंप्यूटर। ठीक है, फिर क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इस कंप्यूटर की गति 10,000 गुना थी, ये पूछा जा सकता है ना, यानी कि इनकी अब बताया जा रहा है कि इसमें क्या चीज़ नया हुआ, तो ये हुआ कि ये 10,000 गुना इनकी गति बढ़ गई थी। क्या हो गई थी, इनकी गति बढ़ गई थी। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, जिससे मल्टी प्रोसेसिंग किया जा सकता था। इसका मतलब क्या है, यानी कि एक साथ ये बहुत चीज़, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब सिंपली क्या होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस करना, वही मल्टी प्रोसेसिंग। और ये क्यों हो सका, ओएस की वजह से। ओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद करो मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज़ किए थे। ठीक है, तो ओएस की वजह से ये क्या कर सके हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकें, यानी कि एक समय में बहुत सारे काम एक साथ करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिसएडवांटेज, यानी कि अभाव क्या है इस पीढ़ी में, तो अभाव है कि सब कुछ इजी करते करते स्ट्रक्चर तो और भी, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर थे और ज़्यादा जटिल हो गए, यानी कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी अभी भी थी इनके पास। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्स जो हैं अभी भी ठीक नहीं थे। ठीक, आगे क्या है, हीटिंग नियंत्रण की आवश्यकता थी, अभी भी इनको हीटिंग कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती थी। फिर साथ में आसानी से पोर्टेबल नहीं था, मैंने क्या बताया, छोटा तो हुआ, थोड़ा बहुत रख रखाव ईजी हुआ, बट अभी भी इतना भी छोटा नहीं हुआ कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लायक ये बनाया गया। ठीक है, तो ये तीन अभी भी प्रॉब्लम ही हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, एग्जाम्पल एज इट इज़ आपको याद ही करना है। इसमें कुछ एक्सप्लेन, उसमें क्या था, सेकंड में पीडीपी फर्स्ट था, इसमें पीडीपी सेकंड आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद IBM 960, IBM 370, फिर पीडीपी सेकंड और CDC 1700 एज इट इज़, ऐसा ही याद कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले आपको तो टाइम पीरियड याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या है, समय अवधि इसकी क्या है, तो 1971 से लेकर के 85 तक की। ठीक है, 1971 से 85, कहीं कहीं पे 89 लिखा रहता है, तो कहीं पे 81 लिखा रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो भी लिखा रहता है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको कंसिडर क्या करना है ये फिर भी आप लोग जाने, लेकिन मैं बोल रही हूँ अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए आप लोग 71 से 85 कर लो, फिर बाकी आपकी इच्छा, आपको जो कंसिडर करना है आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये क्या यूज़ करते थे, देखो वो क्या यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, लेकिन ये क्या यूज़ करने लग गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि VLSI। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, किस जनरेशन की कंप्यूटर यूज़ करते थे, तो आपका आंसर होना चाहिए फोर्थ जनरेशन। ठीक है, आप याद भी कैसे कर सकते हो पता है, अब आप लोग रोमन लेटर्स में ऐसे लिखते हो ना 4 को, तो उसी तरह से आप याद कर सकते हो, यदि V जैसा कुछ दिखा तो यानी कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, लेकिन अभी मतलब सिंपली आप रिलेट करके यदि याद कर सकते हो तो 4 को ऐसे लिखते हो, तो यहाँ इसमें यूज़ क्या होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता था, बस इतना याद कर लो। साथ में क्या है,
जिसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि VLSI को हम और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। किस नाम से? माइक्रो प्रोसेसर। आगे देखते हैं आगे क्या है, इसी के बारे में आगे है। माइक्रो प्रोसेसर के आने से माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ। अब यानी कि अब क्या बनने लग गया? माइक्रो कंप्यूटर। क्या यूज़ करके? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके अब माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ? पोर्टेबल होने लग गए। इन्हें टेबल पे रख कर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। अब समझ रहे हो? यानी कि जो इतना अब ये बनने लगा कि इनको एक जगह से उठा करके, पहले रूम के जितना थे, फिर रूम से थोड़ा कम हुए, फिर उससे भी थोड़ा कम हुए, अब इतने छोटे हुए कि अच्छा उठा करके अब इनको टेबल पे रख दें। ठीक है, अभी जैसे कि प्रेजेंटली जो डेस्कटॉप ये सब होता है। ठीक, फिर उसके बाद इसमें क्या और किस वजह से ये संभव हो सका? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने की वजह से। और माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोला जाता है? VLSI, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला माइक्रो कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम अल्टायर 800 था। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना इस चीज़ को। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? तो अल्टायर 800 था, जिसे कौन बनाया? MITS कंपनी बनाई, मिट्स कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर यूज़र फ्रेंडली थे। ठीक है, इन्हें समझना आसान था, यानी कि ईजली जो है अंडरस्टैंडेबल थे ये। ठीक है, इन्हें समझना, यूज़र फ्रेंडली थे। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ही यही होता है। ठीक है, यानी कि जिसको आप आसानी से समझ सको। ठीक, तो ये चीज़ इतना जो अंडरलाइन है इसको बिल्कुल याद रखना है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके माइक्रो कंप्यूटर बना है, तो पहला माइक्रो कंप्यूटर जो है वो है अल्टायर 800, जिसको मिट्स कंपनी बनाई है। और ये यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर था। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है ईजिली अंडरस्टैंडेबल, जिन्हें समझना आसान होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है? इन कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट भी किया जा सकता है, यानी कि इंटरनेट का यूज़ होने लग गया था। स्टार्ट होना इन लोगों को इंटरनेट की सुविधा उस समय होने लग गई थी। ठीक है, फिर क्या है? यूज़र फ्रेंडली होने के कारण इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फर्स्ट थिंग इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं? PC, पर्सनल कंप्यूटर। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कौन किया? IBM कंपनी। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझना है आपको? पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन बनाया? मिट्स कंपनी, MM से याद रखना। ठीक है, पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन बनाया? IBM। PC कौन बनाया? IBM। ठीक है, याद रखना। VLSI के इस्तेमाल के साथ यह देखा गया कि यह एक चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकता था। क्या कर सकता था? एक चिप पर 30,000 कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकता था, यानी कि एक साथ रख सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता है, जो एक चिप पर लाखों की संख्या में कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकता है। एक मिनट है ना, इसको मैं आपको समझाती हूँ। आधे सिक्के के माध्यम पर अधिक से अधिक कंपोनेंट्स की स्थापना ने परिचालन लागत को और अधिक किफ़ायती बना दिया इस पीढ़ी के प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या स्टार्ट होता है कि लैंग्वेज। अभी तक हम लोग लैंग्वेज पढ़े ना, यानी कि पहले आया असेंबली मशीन, फिर उसके बाद आया फोर्ट्रॉन, कोबॉल और एल्गोल, फिर क्या आया? फोर्ट्रॉन और पास्कल आया। ठीक है, अब सुनो अब क्या आया। अब आने लगा जावा, C++, विजुअल बेसिक और SQL आने लग गया, जो किस श्रेणी के? हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपका क्या आने लग गया? जावा, C++ और विजुअल बेसिक और SQL लैंग्वेज यूज़ होने लग गए। किसमें? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट होने लग गया था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। 1984 में एप्पल ने पहली बार मैकिंटोश को कंप्यूटर डिवाइस से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पेश किया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। कैसे इंपॉर्टेंट है? ये बार बार पूछा गया है कि मैकिंटोश
मैकिन्टोश कब आया? तो याद रखना है 1984 में। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर डिवाइस से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पेश किया। किसने? एप्पल ने। ठीक है, यहाँ से एक साथ आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी। 1984 याद कर लो, एप्पल, फिर मैकिन्टोश, और क्या? कंप्यूटर डिवाइस से चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैकिन्टोश क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 1984 में लाया गया। ठीक है, फिर क्या है? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। यहाँ तक माउस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और पोर्टेबल कंप्यूटर, जिन्हें हम लैपटॉप के रूप में जानते हैं, का निर्माण नहीं हुआ था। यानी कि सब कुछ तो हुआ, बट अभी तक ये जो अभी प्रेजेंट डे लैपटॉप है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। कहाँ तक पहुँच पाए? ये पर्सनल कंप्यूटर तक बस पहुँच पाए थे, यानी कि जो डेस्कटॉप आपके टेबल में रखे हुए रहते हैं वहाँ तक पहुँच पाए हैं ये। ठीक है, यानी कि अभी कहाँ पे नहीं पहुँचे? यानी कि ये माउस और कीबोर्ड तो मॉनिटर और कीबोर्ड तो यूज़ कर रहे हैं, और साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी माउस तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, अभी माउस तक नहीं पहुँचे। साथ में कहाँ तक नहीं पहुँचे? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तक नहीं पहुँचे। और क्या? पोर्टेबल कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप तक अभी नहीं पहुँचे हैं। कौन नहीं पहुँचा है? 4th जनरेशन कंप्यूटर। आगे देखते हैं, कुछ एडवांटेज हैं इसकी। क्या है एडवांटेज? देखते हैं क्या है। फर्स्ट एडवांटेज, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि मैंने आपको बताया VLSI का यूज़ करते थे। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे, जिससे इनका नाम क्या पड़ा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद क्या है? व्यक्तियों के लिए उपयुक्त था, यानी कि जनरल पॉइंट है, ज़रूरी नहीं। ये कंप्यूटर कुशल थे और इन्हें लैपटॉप की तरह कहीं भी ले जाया जा सकता था। PC है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो ऐसा थोड़ी ना अब दुकान से अपने घर लाते हो तो क्या लाते नहीं हो? क्या ऑब्वियस लाते हो, यानी कि लेकर के जा सकते हो आप। ठीक है, फिर मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान में, अब उसमें देखो क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक कोर यूज़ करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या यूज़ करने लग गए? सेमीकंडक्टर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज़ करने लग गए? सेमीकंडक्टर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। उसमें क्या यूज़ किए थे? माइक्रो कोर मेमोरी यूज़ किए थे। अब यानी कि ये क्या थी? एक एक्सटर्नल मेमोरी थी। ठीक है, अब इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने में, बट इंटरेस्टिंग है। एक साथ टैबुलर फॉर्म में टेबल बना करके याद करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कई सॉफ्टवेयर तैयार किए गए, जिससे क्या होता था? आगे सुनो। जिससे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस पर कार्य करना आसान हो गया था। कैसे ईजिली पढ़ा ये? इसलिए पढ़ा ये सब कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, साथ में क्या यूज़ करते थे? अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। जब अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ काम तो एक साथ कर पाएंगे ना। तो क्या क्या वो काम कर पाते थे? तो वर्ड प्रोसेसिंग करने लग गए थे, स्प्रेडशीट यूज़ करने लग गए थे, और डेटाबेस यूज़ करने लग गए थे। इसका कारण है ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या क्या आ गया था उस समय? जावा, C++, विजुअल बेसिक, SQL, ये सब आ गया था। तो ये सब पॉसिबल किस में होता है? इन्हीं का यूज़ करके तो होता है। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बहुत कम एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी। बहुत कम क्या ज़रूरत? ये भी एग्जाम में आता है, एयर कंडीशनिंग से भी क्वेश्चन बनता है कि ज़रूरत होती थी, यानी कि इनको एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आगे देखते हैं। आगे डिसएडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज क्या है? उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर अधिक जटिल था, यानी कि अभी तक स्ट्रक्चर्स जटिल होते थे, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स थे। अब क्या सब कॉम्प्लिकेटेड होने लग गए? सॉफ्टवेयर यूज़, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर अब क्या होने लग गए? वो जटिल होने लग गए। ठीक है, फिर क्या है? इनकी संरचना, जब सॉफ्टवेयर अधिक जटिल हैं तो ये प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं सुधरी। स्ट्रक्चरल जो भी डेफिशिएंसी थी ये अभी तक नहीं सुधरी,
कि इनका स्ट्रक्चर सही हो सके, यानी कि वो भी अभी तक क्या था, अधिक जटिल हो गई। साथ में इंटरनेट की आवश्यकता, मैंने आपको क्या बताया, नेटवर्क से कनेक्ट किया जाने लगा, यानी कि इंटरनेट की आवश्यकता बढ़ गई, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरनेट जब चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, नेटवर्क के उपयोग होने से संक्रमण का खतरा बढ़ा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क यानी कि वायरस ज़्यादा आने लग गए, एज सिंपल एज डैट, क्योंकि वायरस आते, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, जो भी स्पूफिंग, ये सब जो भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मालवेयर्स हैं, वो अल्टीमेटली क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का तो यूज़ करते हैं, है ना। अभी आगे ये सब पढ़ना है अपने को, वायरस जो है पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, इसमें मल्टीमीडिया जैसे कामों के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता बढ़ी। अब एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं तो अधिक मेमोरी तो लगेगी ही, है ना। मतलब ये ना मैं आपको इस तरह से क्यों बता रही हूँ, जैसे आपको यदि कोई पॉइंट याद भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन यदि आप सुने रहोगे तो आप मतलब एक स्ट्रक्चर तो अपने दिमाग में क्रिएट कर ही सकते हो ना। अच्छा ऐसे हुआ था, यानी कि मे बी हो, आप वहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हो कि ऐसा तो कुछ हुआ रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ जिससे चीज़ें याद भी होती जाएँ आपको। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल तो आपको याद करना ही है, क्या क्या है, DC10 स्टार, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है, स्टार 1000, फिर PPR सेकेंड, फिर एप्पल सेकेंड और IBM 4341। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, आपको आज इट इज़ याद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की पीढ़ी है 1985, यानी कि सॉरी टाइम पीरियड क्या है, 1985 से लेकर के जो प्रेजेंट डे है, यानी कि जो अभी चल रहा है। ठीक है, फिर उसके इसमें क्या क्या होता था, इसमें अभी तक देखो VLSI यूज़ कर रहे थे, किसमें, फोर्थ में। अब क्या बुद्धिमत्ता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग किया जाने लग गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लग गया था। कब यूज़ होने लग गया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 1985 से प्रेजेंट डे। फिर इसमें क्या होता था, इसके माध्यम से कंप्यूटर मनुष्य के साथ बातचीत करने और वॉइस के आधार पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले होंगे। किसमें, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। साथ में लैंग्वेज क्या क्या आई, C++, जावा, .NET, क्या, C++, जावा, .NET, C++, जावा, SQL, ये तो उसमें भी आ गई थी, किसमें, फोर्थ में भी आ गई थी। इसमें नया क्या आया, .NET आया, C आया, C++ आया और .NET आया। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आते हैं। बस इतना याद करना है कि फर्स्ट जनरेशन बस जो है वो बेसिक लैंग्वेज है, उसके बाद से जितनी भी लैंग्वेज है वो सब हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं। बस इतना एक चीज़ याद रखना, एक अलग क्या है, फर्स्ट वाला बस है जो कि बेसिक है, बाकी जितनी जनरेशन आई वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में ही आती हैं। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है, उसकी जगह क्या यूज़ होने लग गया था, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यूज़ होने। अभी तक क्या यूज़ होता था, फोर्थ में, फोर्थ को मैंने आपको कैसे रिलेट करवाया था कि फोर्थ को ऐसे लिखते हो तो याद कर लो कि वेरी लार्ज स्केल यूज़ हो रहा था, किस में यूज़ हो रहा था, फोर्थ में। लेकिन अब आपको क्या याद रखना है, फिफ्थ में U जैसा बना लो, 5 को U जैसा बना लो, इस तरह से। आई होप मे बी शायद किसी को याद हो जाए। ठीक है, तो कैसे, मैं क्या बोल रही हूँ, फिफ्थ आया। ठीक है, अब इसमें आपको लैंग्वेज की क्या यूज़ होता था, लैंग्वेज नहीं क्या यूज़ होता था, तो ULSIC यूज़ होता था। ठीक है, ULSIC। फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया था, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। याद कैसे करना है आपको, 4 इस तरह से बनता है, तो ऐसे आप लोग याद कर लो। फिफ्थ के लिए V की जगह U बना लो, फिफ्थ में V की जगह U बना लो, इस तरह से याद कर लो। अल्टीमेटली याद तो करना है, और किसी तरह से यदि याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो ये तो हो गया कि यूज़ क्या करते थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल होने लग गया था। फिर क्या होता था, आकार में
कमी आई, साथ में क्या था, कार्यक्षमता करने में वृद्धि हुई, साथ में क्या होता था, कंप्यूटर का प्रयोग किस किस लिए ये होता था, डिज़ाइनिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, रिसर्च के लिए, फर्स्ट टाइम रिसर्च ये सब आने लग गए, ठीक है। गेमिंग के लिए, अभी तक गेमिंग का कहीं सुने हो क्या, नहीं सुने हो, यहीं पे आया है। फिर मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ बहुत सारे काम करने लग गए ये एक साथ, ठीक है। जो भी प्रेजेंट डे है सिंपली आप उससे रिलेट कर सकते हो, तो अभी आप हर चीज़ कर सकते हो, तो वही है ये, ठीक है। डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, गेमिंग, मल्टीटास्किंग। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर मौखिक निर्देश प्राप्त करने में सक्षम है, जैसे कि अभी है, यानी कि वॉइस समझ जाते हैं जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। जिसे हमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड पर गूगल वॉइस के नाम से जानते हैं, यानी कि ये जो सुन के समझते हैं उसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, iOS, ठीक है। और साथ में गूगल वॉइस, क्या, गूगल वॉइस के नाम से जानते हैं। एंड्रॉयड पर हम किस नाम से जानते हैं, गूगल वॉइस के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि गूगल वॉइस क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर आसानी से कहीं भी ले करके जाया जा सकता है, जैसे कि अभी कहीं भी उठा करके ले जाओ आप अपना लैपटॉप, ठीक है। और इन्हें चलाने के लिए अधिक बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती, हर वक्त नहीं फंसाना पड़ता है, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, ऑपरेटिंग क्या क्या यूज़ होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, डॉस, मैक, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं किस में, 5th जनरेशन कंप्यूटर में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब यूज़ होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज़ होता है, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर यही अपने आप में एक इनका एडवांटेज है, जिससे क्या होने लग गया, कंप्यूटर मौखिक इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य से बात भी कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। यानी कि अब इनमें टेंडेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ऐसा होता है कि ऐसी मशीन का निर्माण करना जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे। किसकी तरह काम करेगा, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वही इसके लिए बिगेस्ट एडवांटेज हो गई। फिर क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी, जैसा कि हम प्रेजेंट डे में देखते हैं बहुत अधिक है। फिर क्या है, एक ही समय में कई काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग है। फिर साथ में हीटिंग नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ जा कर के हीटिंग की प्रॉब्लम ठीक हुई है। अभी तक हीटिंग कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन 5th में आकर के अब हीटिंग को नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। आगे क्या है, डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज में क्या है, स्वयं के विवेक की कमी। जब कंप्यूटर ही पूरा काम कर दिए तो हम अपना दिमाग तो लगाए ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, ये कंप्यूटर मानव मस्तिष्क को कमज़ोर तथा सुस्त बना देते हैं, यानी कि जब हर काम कंप्यूटर कर रहा है तो हम बढ़िया आसानी से अपना दिमाग कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यही इसके लिए क्या है, ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। नॉर्मल पॉइंट है, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से पॉइंट पूछते हैं, नहीं आता है एग्जाम में, बस जानकारी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, 5th जनरेशन कंप्यूटर के। तो यहाँ पे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो 5 कैटेगरीज में जो कंप्यूटर की पीढ़ियों को विभाजित किया गया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में और भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।